नमस्कार, मैं हूं फहीमुद्दीन और आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। और आज मेरे साथ में है डॉक्टर नीतू शर्मा, पूर्व महासचिव महिला कांग्रेस। नमस्कार। जो कि हम आज मैम से बात करेंगे। सरकार ने किसान बिल को लेके काफ़ी चहल पहल मची हुई है। हर राज्य में किसान बिल को लेकर उन्होंने कई नियम लागू किए हैं जिससे किसान विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज मैं डॉक्टर नीतू मैम से बात करूँगा। मैम, कहा जा रहा है कि किसान बिल असल में किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, साजिश है। इस पर सरकार ने कहा है कि किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक कहा है सरकार ने कि उस बिल में एमएसपी का कोई लेना देना नहीं है और ये सरासर किसान विरोधी एमएसपी का जो इन्होंने कानून बनाया, उसमें कहीं से भी किसान खरीद सकता है, कहीं भी बेच सकता है, किसी भी राज्य में बाहर जाके बेच सकता है। ठीक है, ये किसान के हित में है, लेकिन जब किसान अपनी फसल बेचेगा तो उसके लिए जो इन्होंने कानून बनाया उसमें एमएसपी के उपखंड को शामिल नहीं किया। किस नियत से नहीं किया? ये किसान विरोधी कानून है जो बनाया है अभी, क्योंकि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसान को नहीं मिलेगा तो लोग मनमानी करेंगे और अपने हिसाब से बेचेंगे। बिहार में मक्का जैसी जो फसल है वो सरकारी मंडी में नहीं बिकती है और जब वो बेचने जाता है किसान तो 900-1100 रुपये प्रति कुंटल बिकती है, इसकी दर पे बिकती है। और जिसका न्यूनतम समर्थन जो प्राइस है वो है 1850 रुपये। तो आप यहाँ पे ही देख लीजिए कि जब हम एमएसपी को हम कानून में नहीं शामिल किया है तो फिर लोग तो अपनी मनमानी करेंगे और किसान को दबाएंगे, जो अभी तक दबता आ रहा है। तो सरकार को अगर नीयत उनकी साफ थी तो एमएसपी को, इस उपखंड को कानून में शामिल करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। वो इसलिए सरकार का कहना कि इस कानून में उसका लेना देना नहीं है, उनके हिसाब से सही है। जैसे कि हर तरफ सुनने में आ रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है, आपके अनुसार ये किसान विरोधी है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई भ्रम की बात ही नहीं है। पहली बात, उन्होंने एमएसपी को, उपखंड को कानून में शामिल नहीं किया। एक विरोध कांग्रेस किसान का। दूसरा विरोध ये कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक दूसरा कानून बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि जो किसान है उसकी कॉरपोरेट वाले आएंगे, उसकी ज़मीन को, उसकी भूमि को लीज पर लेंगे और खेती बाड़ी करेंगे। इसमें क्या है कि जो किसान की पूंजी लगी है वो कॉरपोरेट अब पूंजी लगाएगा तो पूंजी बड़ी लगेगी। जो भूमिहीन किसान है, जो छोटा किसान है, मझोला किसान है, उसको तो नुकसान होगा। जो कॉरपोरेट किसान है वो किसानों की जो मजदूरी होती है उसकी जगह मशीन लगाएगा और अपनी फसल को बनाएगा। तो ये कॉरपोरेट जो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ जाएगा, इससे जो किसान मजदूरी करता था वो बेरोजगार हो जाएगा, छोटा जो किसान है उसे नुकसान होगा। हर तरीके से ये किसान विरोधी कानून है। और तीसरा जो ये लेकर आए हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़। अब इसेंशियल कमोडिटीज़ में ये कोई भी फसल को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो जो बड़ा किसान, जो कॉरपोरेट आएगा, वो भंडार भरेगा खाद्यान्न के और उद्योग, उसके उत्पाद के। जब खाद्यान्न के और उत्पाद के भंडार भर जाएंगे तो वो काला बाजारी बढ़ेगी और वो गैरकानूनी हो जाएगी, है ना। और उस काला बाजारी से क्या होगा, जमाखोरी से, कि जब अधिक मूल्य होगा तो वो अपना बेचेगा तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी, आलू, प्याज, टमाटर सब बढ़ेंगे। तो ये कुल कानून आपने देखा जो है, ये कॉरपोरेट के लिए तो बहुत अच्छा है जो कृषि क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए किसान हैं उनको बाहर निकालने का ये एक कानून है। और वो कॉरपोरेट जगत के लोग जो पूंजीपति हैं वो इस पर अपना हुकूमत करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सरासर किसान विरोधी कानून है। किसान बिल को लेकर वोटिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका? देखिए, वोटिंग आपने देखी होगी, लोकतंत्र की हत्या हर बार हो रही है, हर चरण पे हो रही है। लोकसभा में इसको पारित किया गया, राज्यसभा में आया, ध्वनि मत से इसको पारित किया गया, विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो आपने देखा होगा उस पर कार्रवाई की गई, उनको निष्कासित किया गया।
और फिर जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई कि 252 नियम के अनुसार बिल का डिवीज़न करिए, वो मांग करते रहे बांटिए बांटिए बांटिए, लेकिन सभापति ने इसको नहीं संज्ञान में लिया और नहीं माना। तो टोटल ये धक्काशाही हो गया। ये जो कानून बनाने का जो प्रोसीजर है, पहले तो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस लाने की ऐसी आवश्यकता नहीं थी, ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, है ना, जून में लेके आए जब लॉकडाउन चल रहा था, और उसके बाद ये सीधे कानून इन्होंने धक्काशाही वाली नीति से बना लिया और प्रेसिडेंट के भी साइन हो गए। तो ये किसान विरोधी कानून जो है वो धक्काशाही नीति से बना है, ना कि डेमोक्रेसी से बना है, जो कि अब तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी कहना ही शब्द एक बेईमानी होगी। जी जी मैम, तो अभी आप ये 14 सितंबर को मैम हाथरस में लड़की का मैम सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद मैम उसकी कल डेथ हो गई, उसको लेके लोग कहीं ना कहीं प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुख का विषय है कि जहाँ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, जहाँ हम सरकारी हर बैनर पोस्टर पे देखते हैं कि एक मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब वह बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी नहीं। और दूसरी बहुत दुखद घटना ये है कि जब रेप हो जाता है और उसके बाद उसके साथ जो उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, उसकी ज़ुबान काट दी जाती है, उसके साथ जो अमानवीय कृत होता है, और उसमें भी धाराएं हल्के हल्के इंस्टॉलमेंट में बढ़ाई जाती हैं जब प्रेशर होता है, और पूरी हिंदुस्तान को पता चलता है उन करीब 15 दिन बाद। ये कैसी विडंबना है कि एक बेटी हमारे देश की जूझ रही है, बेचारी मौत के मुंह में धकेल दिया गया उसको उन रेपिस्ट ने रेप करके, और उनके खिलाफ कोई मतलब खुली आज़ादी में वो लोग घूम रहे थे, ना उन पे कोई मुकदमा लिखा जा रहा था। ये सबसे ज़्यादा बुरा और दुखद मामला है, और इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन को लिखना चाहिए था। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो प्रशासन ने करी, वो बहुत ही दुख की बात है कि उन्होंने पीड़ित परिवार के बगैर इच्छा के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बताइए, पहली बार हुआ होगा कि किसी परिवार की बिना मर्जी के किसी सदस्य का अंतिम संस्कार करना, वो भी रीति रिवाज से ना करना, तो एक लाश को फूंक दिया गया। तो क्या लगता और है? आज वो लाश की राख ठंडी भी नहीं हुई कि आपने देखा होगा नया मामला आ गया, है ना, दूसरा रेप केस एक खड़ा हो गया। तो ये कानून व्यवस्था जो हो रही है वो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी हो गई, और हमें खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है, हर महिला को सशक्त बनना पड़ेगा, और अपने आप अपने को उनको इतना बल अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि ऐसी कृत्य दोबारा ना हो। और सिर्फ हम कैंडल मार्च निकाल लें, सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए जुलूस निकाल लें, थोड़ी देर मीडिया, फिर ये दोबारा से होंगे, क्योंकि निर्भया हुआ, कठुआ कांड हुआ, है ना, हाथरस का कांड हो गया, दिल्ली का कांड हो गया, माने लगातार ये बढ़ते चले जा रहे हैं। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं। एक जंगल राज हो गया है, राम राज आने वाले की बात करके, और इन्होंने जो जंगल राज स्थापित किया है उसको हम सबको, जनता को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। क्या हम ऐसे ही असुरक्षित रहेंगे? घर से बाहर लड़कियां निकलती हैं तो असुरक्षित महसूस करेंगी। सरकार को क्या करना चाहिए मैम, इसके लिए आप कुछ बता सकती हैं? योगी सरकार ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि अगर जो रेप पीड़ित होंगे, जो लोग हैं जो मतलब ऐसा करेंगे, उनके पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार ने ये आदेश दे दिया, ठीक है क्या? देखिए, आदेश तो बहुत दिए गए हैं। जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था ये गुंडा मुक्त प्रदेश हो जाएगा, है ना, ऐसा लग रहा था राम राज आ जाएगा। और दूसरी बात, उन्होंने रोमियो स्क्वाड लगाई, बहुत दिन चला, फिर उसके बाद उसी की आड़ में लड़कों से और लड़कियों से लूटपाट होने लग गई कि वो सोने की घड़ी पहने हैं ले लो, मोबाइल अच्छा लिए हैं ले लो। माने सिर्फ कहने से नहीं, धरातल पर क्या होगा उससे फ़र्क पड़ेगा। अब उन्होंने कह दिया कि कानून व्यवस्था सही होगी, पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे, लगाइए, और ऐसे रेपिस्ट को तो खुलेआम चौराहे पर सब लोग जूते मारें और उसके बाद फांसी हो जाए, तो आगे ये कृत्य दोबारा नहीं होंगे। ऐसे एक बार सरकार को ये कठोर नियम लागू करने चाहिए, उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सरकार सिर्फ कहती है, करती नहीं है। ये दिक्कत यहाँ पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आज आपने हमारे साथ बात किया। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि योगी सरकार ने सामूहिक दुष्कर्म के लिए पोस्टर लगाने के लिए कहा, तो उनको ये चीज़ लगाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहिए द वॉइस इंडिया न्यूज़ में हूँ।